नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन। और ये हमारा न्यू कोर्स है जैसा कि आपको पता है। और सेकंड चैप्टर है इसका खेल तथा पोषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का ये फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो मैंने आपको बताया था और उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स आपको करवाया जा रहा है। और सबसे पहली जो आपके सामने हेडिंग है वो है भोजन का अर्थ। भोजन का अर्थ क्या है? भोजन आप सबको पता है कि वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके मतलब पचाकर शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वो भोजन कहलाता है। तो भोजन क्या है? जो भी ऐसी चीज जो या तो तरल रूप में होती है, लिक्विड में होती है, या फिर ठोस में होती है, जो हम जिसको हम चबा सकते हैं। तो जो भी ऐसी चीज जो मनुष्य खाता है और जिसको पचा सकता है और उसको पचाकर अपने शरीर को कार्य करने के लिए उसको मतलब पचाता है, तो वो जो भी ऐसी चीज होती है या पदार्थ होते हैं उनको हम भोजन कहते हैं। और संतुलित आहार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो तथा वे हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करें, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या होता है भाई? जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर सभी पोषक तत्व जो होते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, ठीक है, वो सभी उसमें उचित मात्रा में नॉर्मल कम से कम उसमें होने चाहिए। ऐसा खाना जो होता है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं। ना ज्यादा हैवी ना ज्यादा लाइट, इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व क्या होता है? ऐसे तत्व, ऐसी चीजें जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पोषक तत्व जो हमारे खाने में पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वृहत पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं और सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रो। वृहत क्या होते हैं? ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब वृहत कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। प्रोटीन, ये भी बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आता है आपका वसा, फैट, और पानी। ये चीजें अगर ना हो शरीर में तो वो शरीर का पोषण कभी नहीं हो सकता। और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं हमारे शरीर में, पर ये भी जरूरी होते हैं। जैसे मिनरल्स, खनिज होते हैं बहुत सारे हमारे शरीर में, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं। और वाइटामिन्स, ठीक है, जो आपके विटामिन्स होते हैं ये भी बहुत जरूरी होते हैं। आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये क्या है आपको बताऊंगा। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है, शरीर का विकास होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनसे क्या होता है आपको बता देता हूं। ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को, जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और प्रोटीन से हमें क्या होता है? जो हम प्रोटीन, आप सबको पता होगा, प्रोटीन हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनको बनाता है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, हमारी स्किन का निर्माण करता है। तो बहुत जरूरी होता है प्रोटीन हमारे लिए। और फैट, जो वसा, आपको पता होगा वसा भी जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। बिना फैट के अगर कोई इंसान कभी अपना पोषण नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो होगा उसके अंदर ना तो सब मतलब उसके अंदर फैट ज्यादा हो जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, अगर उसमें फैट बिल्कुल कम होगा तो वो पतला हो जाएगा, उसको मतलब पोषण नहीं हो पाएगा उसका। तो कम से कम जो आपका फैट होता है, जो वसा होती है, वो नॉर्मल मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही जो है हमारा शरीर जो है वो आकृति में आता है, सुंदर दिखता है। और लास्ट है आपका वाटर। जल के बिना पूरा शरीर अधूरा है आपका। और जल जो है सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। समझ गए होंगे आप यहां से। अब थोड़ा और इनको देखते हैं अंदर चल के। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था बहुत जरूरी होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है इनसे।
और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब जो साधारण होता है और जटिल होता है, इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में होते हैं मीठे, और ये जो जटिल होते हैं इसका उल्टा कर दो, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट जो साधारण वाले होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इनको आप पानी में घोल सकते हैं, पर ये इनका उल्टा हो जाएगा, ये जल में नहीं घुलते। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर ग्लूकोज, गन्ना, अनानास, ठीक है, ये आपके उदाहरण है साधारण के, जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और आलू, गेहूं, चावल, ये आपके उदाहरण है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब जो वसा है हमारा फैट, वो भी हमारा दो प्रकार से हमें मतलब मिलता है, एक होता है आपका संतृप्त वसा, एक होता है आपका असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा क्या होता है आपका, ये हमें कहां से मिलता है, पनीर से, आइसक्रीम से, घी से। और असंतृप्त वसा होता है वो हमें कहां से मिलता है, मूंगफली से, सरसों से। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, और अगर ये वाला हेल्दी तो ये भी होता है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो ये हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा सकता है। जैसे जरूरत से ज्यादा पनीर खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा घी खाएंगे तब भी मोटापा बढ़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं तब भी मोटापा बढ़ सकता है। तो असंतृप्त वसा जो होती है उससे मोटापा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन जो ये संतृप्त वसा वाला जितना भी होता है, पनीर, घी वगैरह, इनसे हमारा मोटापा, अगर हम ज्यादा इसे खाते हैं तो हमारा मोटापा बढ़ सकता है। अब जो फैट होता है उसके कार्य क्या होते हैं, वसा के कार्य। फैट हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? फैट आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, नियमित रखता है, जो शरीर का हमारा टेम्परेचर होता है उसको नियमित रखता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के नाजुक अंग होते हैं वो अगर फैट ना हो तो वो असुरक्षित हो जाएंगे। तो जो हमारे शरीर के सॉफ्ट जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल भी फैट ना हो तो वो एकदम पतला दिखेगा, और अगर जरूरत से ज्यादा फैट होता है तो वो मोटा दिखेगा। तो मीडियम कम से कम उसमें फैट होना चाहिए। और फैट क्या करता है, हमारी त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है। कई बार त्वचा जो होती है वो रफ रफ सी हो जाती है, एकदम खुरदरी सी। तो जब वसा हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में होता है तो त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है। अब पानी की बात की जाए, जल हमारे शरीर में क्यों जरूरी होता है? हमारे खून का 90% भाग जल का होता है। खून हमारा क्या होता है, 90% भाग जो है वो जल से मिलकर बनता है हमारा खून। और जल जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, हाइड्रेटेड रखता है हमें हमेशा, और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक। जो पेट में हमारे गंदगी होती है और जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं अच्छी मात्रा में, तो कभी भी हमारा पेट खराब नहीं होगा, पेट हमारा हमेशा साफ रहेगा। और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो हमेशा आपके जो है मतलब बाथरूम के सहारे वो निकल जाएंगे। तो ये आपका जल के कार्य होते हैं। ये आपके जो मैंने पहले आपको बताए वो थे आपके वृहत पोषक तत्व जो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात की जाए सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका खनिज। हमारे शरीर में खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये हमारे लिए काफी आवश्यक होते हैं। ठीक है, खनिज बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। और हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कम से कम 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। और जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम। अब कैल्शियम जो खनिज होता है इससे क्या होता है, हमारे शरीर में 50% कैल्शियम पाया जाता है। ये भी एक खनिज है, हमारे शरीर में 50% कैल्शियम पाया जाता है। और 95% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। हमारे दांत, हमारी हड्डियां, ये जिनसे भी बनती है कैल्शियम से ही बनती है। ठीक है, तो कैल्शियम से क्या होता है, 50% हमारे शरीर में ये पाया जाता है। और अब भाई जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये किस लिए जरूरी होता है? जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनका रखरखाव करता है। और ये कहां पर पाया जाता है? अनाज में, मीट में, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा हमारा पाया जाता है। ठीक है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी त्वचा अंदर जो होती है और हमारे ऊतक होते हैं, उनके लिए ये काफी जरूरी होता है। सोडियम ये भी एक प्रकार का खनिज होता है जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये
कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाता है। जो हमारी कोशिका द्रव्य होती है उसके अंदर बैलेंस बनाने के लिए हमें सोडियम नाम का ये जो मिनरल होता है, जो हमारा खनिज होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। और हमें सोडियम सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? आयोडीन नमक से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में खनिज पाए जाते हैं। अब बात की जाए कम मात्रा में कौन कौन से खनिज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक तो है आपका लोहा, आयरन जिसे हम कहते हैं, आयोडीन और तांबा। अब कम मात्रा में पाए जाते हैं ये खनिज, ठीक है। और लोहा हमें किस लिए चाहिए होता है? 75% जो आपका 75% हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा होता है, आयरन होता है आपका, ठीक है। हमारे खून में जो है आयरन ज्यादा पाया जाता है। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये भी एक खनिज है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को घेंगा नाम का ये रोग, ये बीमारी हो सकती है। और तांबा, तांबा भी एक खनिज होता है जो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है पर जरूरी होता है। तांबे की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा घाव भरने की क्षमता में कमी आ जाती है। अगर हमारे शरीर में तांबे की कमी हो जाए तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता होती है, वो कम हो जाएगी। और अगर तांबे की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और अगर हमें कोई घाव हो जाता है तो वो हमारा घाव कभी भी जल्दी से ठीक नहीं होगा। और अगर हमारे शरीर में तांबा होगा, अच्छी मात्रा में होगा, तो हमारा घाव जल्दी से भर जाएगा। अब बात की जाए विटामिन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका पोषक तत्व होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में लेकिन जरूरी होता है। तो विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा रोगों से बचने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन हमें क्यों जरूरी होता है? शरीर की वृद्धि के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब विटामिन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, आपको बताता हूं। 2 प्रकार का आपका विटामिन होता है। एक तो विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, जो फैट के साथ घुल जाता है। और एक आपका विटामिन होता है जो जल के साथ घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। अब जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो फैट के साथ घुलनशील होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके वसा के साथ घुल जाते हैं। और जल में कौन से घुलते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन ए से क्या होता है? हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। विटामिन डी से क्या होता है? दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है ये हमारे, और शरीर की वृद्धि करता है। और विटामिन जो है हमें ये कहां से मिलता है? जो विटामिन डी है, दूध से, मछली से, मक्खन से, ठीक है। तो यहां से हमें विटामिन डी हमारा मिलता है। और ये जो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी, इसमें जो विटामिन बी1 होता है, इसकी कमी से क्या होता है? कब्ज हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है, बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, वो हो सकता है। और विटामिन बी2 जो आपका होता है, ये आंख, नाक, मुंह, होंठ, जीभ, इनको स्वस्थ रखता है। तो विटामिन के कुछ काम आपको याद रखने हैं और ज्यादातर जो आपको काम ही याद रखने हैं। इसकी कमी से क्या होता है और इसके क्या काम है, आपको बस इतना याद रखना है। और आपको ये मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है किस विटामिन का क्या काम है। और जो विटामिन सी है ये भी देख लीजिए, यह सफेद दानेदार रूप में होता है और भोजन पकाने के समय ये सबसे जल्दी व्यर्थ होता है। मतलब जो आपका विटामिन सी होता है ये कैसा होता है? दानेदार होता है, ठीक है, दानेदार रूप में ये पाया जाता है। और भोजन पकाने के समय जो है ये विटामिन सबसे ज्यादा जो है मतलब व्यर्थ हो जाता है, सबसे ज्यादा जो मतलब वेस्ट जाता है वो यही वाला आपका होता है। और विटामिन सी के क्या कार्य होते हैं? शरीर का विकास करना, शरीर की वृद्धि करना, दांतों को स्वस्थ रखना, और जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो आपकी रक्त वाहिनियां होती हैं, उनको स्वस्थ रखना। तो इसलिए विटामिन सी आपके शरीर के लिए जरूरी होता है। अब अगर बात की जाए आहार के गैर पोषक घटक, अभी तो मैंने आपको पहले बताए थे पोषक तत्व जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, वृहत और सूक्ष्म। अब बात की जाए यहाँ पर आहार के गैर पोषक घटक कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते गैर पोषक घटक कहलाते हैं। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी मतलब एनर्जी। तो जो भी मतलब ऐसे आहार के खाने की ऐसी जो पदार्थ होते हैं, खाने के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, वो कहलाते हैं आपके आहार के गैर पोषक घटक। जिसमें सबसे पहले आता है फाइबर या फोक, ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं, फाइबर या फोक। तो ये क्या होता है, फोक भोजन का वह भाग होता है जो मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। और ये फोक और फाइबर, ये जो आपका फोक है ये कहाँ से मिलता है, गेहूं, जौ, मछली, ठीक है। और ये क्या होता है, ऐसा भाग होता है जो हमारी आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। मतलब इससे अगर पचाया नहीं जा सकता तो हमें कोई ताकत नहीं मिलेगी, कोई एनर्जी भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद आता है आपका जल। जल हमारे जीवन का मूल आधार होता है। आप सबको पता है मानव का जो एक शरीर बनता है वो 65 से 70% पानी से बनता है। जल हमारे शरीर के तंतुओं को नरम और कोमल रखता है, और जल की कमी से रक्त जो है आपका वो हो जाता है। और तीसरा है आपका स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक में क्या होता है, आपको पता होगा, जैसे हम दूध में अपना चाय पत्ती डालते हैं तो चाय पत्ती डालने से हमें कोई एनर्जी तो मिलेगी नहीं, ठीक है। और जैसे हम बहुत सारे स्वाद में, मतलब हम स्वाद के लिए हम जो भी चीजें डाल देते हैं अपने भोजन में, उनसे हमें कोई ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। वो चीजें सिर्फ किस लिए डाली जाती हैं, खाने को खुशबूदार बनाने के लिए और उसकी सुगंध के लिए, ठीक है। और तीसरा आपका होता है चौथा आपका होता है रंग यौगिक। अब ये रंग यौगिक का मतलब क्या होता है, हर प्राकृतिक खाने की चीज, चाहे वो फल हो या सब्जियां, सभी का अपना अपना रंग होता है। और इनको बाजार में अच्छे रेट पर बेचने के लिए इन पर केमिकल कलर चढ़ा दिया जाता है, आपको पता होगा। तो जो खाने की चीजों पर केमिकल कलर जो आपका चढ़ा दिया जाता है, वो कलर भी क्या होता है, गैर पोषक तत्व होते हैं। वो कलर चढ़ाने से कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती, उस कलर से हमें कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। अब बात की जाए भाई अल्प आहार। अल्प आहार क्या होता है, डाइटिंग। कि अल्प आहार का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा में खाना लेना या खाना खाना। जब व्यक्ति पतले होने की इच्छा में हद से ज्यादा खाना खाना कम कर देता है और बिल्कुल खाना छोड़ देता है लगभग, तो उससे क्या होता है, इससे बहुत सारे उसे नुकसान हो सकते हैं। जैसे अपर्याप्त पोषण, उसके शरीर का पोषण रुक जाता है, जो उसके शरीर का पोषण हो रहा होता है वो रुक जाता है। और क्या होता है, खून की कमी हो जाती है उसके शरीर में अगर वो खाना छोड़ दे एकदम से। और नेत्रों से जुड़े इसको रोग हो सकते हैं, आंखों की बीमारी हो सकती है, कोई भी आंखों से जुड़े रोग हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी हो सकती है, अगर वो खाना एकदम से छोड़ देता है तो कैल्शियम की कमी हो सकती है इसको। और नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका डाइटिंग वाला, आप समझ गए होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतियोगिता से पूर्व आहार। मतलब कोई भी अगर कंपटीशन, कोई भी ऐसी खेल प्रतियोगिता चालू होने वाली है तो उससे पहले खिलाड़ी को क्या खाना चाहिए, उसके आहार में क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात है, कोई भी अगर टूर्नामेंट चालू होने वाला है, कोई भी अगर आपका मैच शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मांसाहारी नहीं खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलेंगे, केले से मिल सकते हैं, हमें आलू से मिल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। और गैस वाला खाना नहीं खाना चाहिए। मैच चालू होने से पहले, मैच चालू होने से पूर्व गैस वाले भोजन नहीं खाने चाहिए, जैसे गोभी, ठीक है। और क्या होता है, मसालेदार नहीं खाना चाहिए हमें, कोई भी मैच खेलने से पहले मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए शरीर में। मतलब पानी अगर रहेगा तो एनर्जी हमें सही मिलती रहेगी पूरे मैच में। तो अच्छी मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए मैच चालू होने से पहले। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें मैच से पहले या प्रतियोगिता से पहले हमें लेनी चाहिए। और बात की जाए प्रतियोगिता के दौरान हमें क्या आहार लेना चाहिए। प्रतियोगिता अगर आपका मैच चल रहा है, मैच के बीच में आपको क्या ले सकते हैं आप खाने के लिए, ये तो आपने टीवी पर भी देखा होगा। ग्लूकोज ले सकते हैं, रिकवरी ड्रिंक्स ले सकते हैं जो आपको ड्रिंक मिलती है, क्रिकेट में ड्रिंक्स ब्रेक भी होता है, ठीक है। जूस वगैरह ले सकते हैं, नींबू पानी, लेमन जूस और फ्रूट जूस कोई भी आप पी सकते हैं। केला खा सकते हैं मैच के बीच में, मैच के दौरान। तो ये आपका हो गया प्रतियोगिता के दौरान आप क्या क्या खा सकते हैं या पी सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य असहनशीलता। खाद्य असहनशीलता क्या होता है कि जब हम खाने को सहन नहीं कर पाता हमारा शरीर, हम इतनी मात्रा में खा लेते हैं कि खाद्य असहनशीलता शरीर की वह स्थिति होती है जब हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचा नहीं पाता। जब हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचा नहीं पाता, तो वो क्या कहलाता है, खाद्य असहनशीलता। अब जो खाद्य असहनशीलता जब हो जाती है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। एक तो भाई सिर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है,
दस्त या डायरिया जिसे हम कहते हैं ये हो सकता है, उल्टी हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, गैस हो सकती है पेट में अगर हम हद से ज्यादा खा लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? खाद्य असहनशीलता। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य मिथक। खाद्य मिथक क्या होता है भाई? खाद्य मिथक का मतलब होता है खाने से जुड़ी गलत जानकारियां या खाने से जुड़ी ऐसी भ्रम फैलाने वाली जानकारियां जो कि हमेशा गलत होती हैं, ठीक है। और ऐसी जानकारियों के उदाहरण है खाते समय पानी ना पीना, ये भी एक भ्रामक जानकारी है, भ्रम फैलाया जाता है पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और भूखे रहने से वजन घटता है, ये भी एक भ्रम फैलाने वाली जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मछली खाने के बाद दूध ना पीना, ये भी एक भ्रम फैलाने वाली जानकारी है अगर देखा जाए तो। ये कुछ ऐसी खाद्य मिथक होते हैं जिसको हम खाद्य मिथ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो आपके होते हैं गलत जानकारियां होती हैं जो खाने को लेकर हमें बताई गई हैं बचपन से लेकर, पर ये साइंटिफिकली इसको गलत प्रूव किया गया है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था ई बुक कब आएगी, तो भाई मैंने आपको बताया है वहां पे उसका 85 से 90% काम आपका हो चुका है। एमसीक्यूज आपके पेंडिंग में है, एमसीक्यू आपके बन रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको 22 जनवरी से और 28 जनवरी के बीच में आपके बीच लॉन्च कर दी जाएगी। और जो भी उसका प्रोसीजर होगा, कैसे आपको लेना है, क्या लेना है, आपको सब आपको समझाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ई बुक में क्या होगा, अगर किसी को नहीं पता, किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आपको बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपकी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 90+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। उसके जो ग्राफिक्स होंगे, जो वो पूरी ई बुक होगी आपकी वो HD में होगी। तो ये कुछ उसकी बातें थी जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए थी, अगर जिसको पता हो पहले भी तो वो इस बात को इग्नोर करे। और इतना ही था आपके सेकंड चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।